घर में रंजिशें बढ़ने लगती हैं, मोहब्बत कम हो जाती है, तो फिर घर घर नहीं रहता, सिर्फ एक मकान बनकर रह जाता है। और घर को आबाद करने में बच्चों का किरदार भी बहुत अहम होता है। बच्चे अपनी हर ज़रूरत के लिए, हर छोटी बड़ी तकलीफ़ में माँ बाप की ही तरफ देखते हैं। वो उनके लिए एक ऐसा साया होते हैं जिनके तले उन्हें हर तकलीफ़ से निजात मिल जाती है। इस साए तले उन्हें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी होता है और वालिदैन के सर पर होने का एहसास उनकी शख्सियत की मुस्बत तामीर भी करता है। लेकिन बढ़ते हुए मुआशरी दबाव, घरेलू मसाइल और दीगर वजूहात के बाइस हमारे मुआशरे में शौहर और बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े के जो वाक़यात हैं वो आम होते जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। और बाज़ औक़ात बात लड़ाई झगड़ों से आगे बढ़ जाती है और नौबत अलहदगी तक आ जाती है। और इस सूरत हाल से बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। घर में आए रोज़ के लड़ाई झगड़ों और बदकलामी से बच्चों के ज़हन और नफ्सियात पर पहले ही मनफी असरात पड़े होते हैं। तो ऐसे में माँ बाप के दरमियान अलहदगी या फिर तलाक उनकी शख्सियत को मस्क करके रख देती है। तो माँ बाप की अलहदगी बच्चों पर क्या असरात मुरतब करती है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माफिया मलिक, हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। माफिया, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। माफिया, जिस तरह मैं बात करी थी कि वालिदैन अपनी जो है राहें जुदा कर लेते हैं, एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं और लड़ाई झगड़े बहुत तवील होते हैं, उसके बाद ये अलहदगी हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होते हैं वो बच्चे होते हैं। तो हमें बताइए कि वो किस तरह मुतासिर हो रहे होते हैं इन सारी चीज़ों से, उनकी नफ्सियात जो है ख़ास तौर पर वो किस तरह मुतासिर हो रही होती है? ओके, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपने अभी बात की कि बच्चे जब पैदा होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता विद द टाइमिंग सबसे पहले उनकी जो तालीम की जगह है वो उनके पेरेंट्स हैं, स्पेशली मदर और उसके बाद फादर। वो जिस तरह के बिहेवियर्स अपनी फैमिली में देखते हैं अपने पेरेंट्स के, वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। हम सब के लिए हमारे पेरेंट्स आइडियल मॉडल होते हैं, हम उन्हें फॉलो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आपकी फैमिली में वही छोटी छोटी बात पे लड़ाई होना शुरू हो रही है, बहस हो रही है, बच्चे उस चीज़ को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। लेकिन एक टाइम पे सिचुएशन ये आ जाती है कि उन कॉन्फ्लिक्ट्स में बच्चों की नफ्सियात पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। अब घर में लड़ाई हो रही है, बच्चा पढ़ नहीं सकता, बच्चा खेल नहीं सकता है, इतनी गाली गलोच, इवन यहाँ तक कि फिजिकल अब्यूज़ भी देखा गया। और बच्चे इस चीज़ से इतना डर जाते हैं कि वो अपने आप को घर में कमरे में अकेला बंद कर लेते हैं, या अपने बाहर फ्रेंड्स बना लेते हैं, या ज़्यादातर वो अपने आप को बिल्कुल अलहदा कर लेते हैं ताकि वो किसी से बात ही ना करें, ना वो अपने वालिदैन को देख सकें लड़ते हुए। और उनके लिए वो एक मोमेंट बहुत खुशगवार होती है जब उनके पेरेंट्स मिलकर बैठते हैं। लेकिन वो भी कुछ सेकंड्स की होती है, लेकिन दोबारा वही बहस और वही नोकझोंक जिसमें बच्चों की नफ्सियात बहुत इफेक्ट होती है, उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा डिफरेंट ट्रॉमास में भी चले जाते हैं। और ये चीज़ लेटर ऑन उनकी एडल्ट लाइफ में उनकी पर्सनालिटी पे बहुत इफेक्ट करती है। किस तरह, मतलब अगर फ्यूचर में देखें तो उनकी शख्सियत पर किस तरह ये असरअंदाज होती है? क्योंकि हम देखते हैं कि जब अलहदगी हो जाती है, कस्टडी के केसेस चल रहे होते हैं अदालतों में, वहाँ पर बच्चों को ले जाया जाता है, खींचा जाता है एक दूसरे की तरफ। तो मुझे बताइए, इस तरह बच्चों के अंदर जो गुस्सेलापन भी आ जाता है, उनकी शख्सियत मुतासिर होने लग जाती है, तो इन फ्यूचर उनकी शख्सियत किस तरह असरअंदाज होगी? अब देखें, बच्चे की स्कूलिंग है, लेकिन उस स्कूलिंग में भी बच्चा बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। उसकी पीटीएम्स हैं, पेरेंट्स नहीं जा रहे हैं, या मदर जा रही हैं, या फादर अवेलेबल नहीं है, एक बंदा जो है वो नहीं जा रहा, और बच्चा इतना इफेक्ट कर रहा है। विद द टाइम बीइंग बच्चे के अंदर वही बिहेवियर, कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, कुछ ऐसा होता है बच्चे वो बिहेवियर अडेप्ट कर लेते हैं, बड़े होके वो भी वही हरकतें शुरू कर देते हैं जो उन लोगों ने अपने घर में देखी है, या वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं, अपने आप को बिल्कुल इंट्रोवर्ट बना लेते हैं, सोशल नहीं होते हैं। उन्हें लगता है, उनका ऐसा माइंडसेट बन जाता है कि सब पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, और इस तरह से वो अपनी कंपनी भी ऐसे ही बनाते हैं जिनकी पेरेंट्स जो है वो उनके साथ अलहदा रहते हैं या उनके साथ मिल के नहीं रहते। और जब ये कोर्ट केसेस वगैरह होते हैं, बच्चे जाते हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं, इससे उनके माइंड में या तो ट्रॉमा हो जाता है, जो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, या उनके अंदर गुस्सा, एंगर, और अडल्ट लाइफ में ये गुस्सा, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और डिफरेंट नफ्सियाती मसाइल की सूरत में निकलता है। और समटाइम्स ये इतना इफेक्ट करता है कि वो अपनी डेली लाइफ को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। और बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमारी तरबियत ऐसे की है तो हम भी ऐसे ही करेंगे। अच्छा, एग्जैक्टली। मेरे पास कुछ क्लाइंट्स भी ऐसे आते हैं जो यही कहते हैं कि जी मेरे अम्मा अब्बा ने तो मुझे डांट के किया, मुझसे प्यार नहीं किया, तो मैं क्यों अपने बच्चों से प्यार करूं? कि हमारे माइंड में बचपन की वो बातें नक्श कर जाती हैं और हम उन चीज़ों को भूलते नहीं हैं, और फिर हम कोशिश करते हैं हम अपनी लाइफ में उसी चीज़ को फॉलो करें और उसी रूल पे चलें, जिस तरह हमारे साथ हुआ है हम भी आगे वैसे ही करें। तो ये चीज़ बड़ा खतरनाक है, ये कितनी चीज़ खतरनाक है। हम ये नहीं समझते हैं कि वो जो टाइम
टाइम था वो डिफरेंट था। अगर किसी एक ने गलती की है उसकी सजा आप आगे किसी को ना दें, बिल्कुल। लेकिन हम उस स्कीमा को समझते नहीं है, हमें उस वक्त कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। अब यहाँ भी देखें, हम बच्चों को लेकर जाते हैं, यहाँ बहुत ज़रूरी है अगर माँ बाप अलैदगी इख्तियार करना चाह रहे हैं तो वो प्रॉपर बच्चों को बताएं। अगर पहले बच्चों को बताएं, अगर उसको लग रहा है कि साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है या साइकोलॉजिकल कोई इशू आ रहा है तो आप सबसे पहले कंसल्ट करें। देखिए, बच्चे को एक्सेप्टेंस पे लेकर आना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, अगर माँ बाप की नहीं बन रही है, बहुत मसला आ रहा है, आपको लग रहा है कि अलैदगी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, तो सबसे पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपके बच्चे हैं, उनको बिठाएं, उनके साथ डिस्कस करें। उसके बाद अगर आपको लग रहा है इसमें आपको प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, आप साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर से कंसल्ट करें। उसके बाद वो एक्सेप्टेंस बच्चों में आएगी तो फिर अलैदगी की तरफ जाएं। उसमें भी बच्चों के राइट्स पूरे होने चाहिए जो हम नहीं कर पाते हैं। एग्जैक्टली। तो फिर मुझे बताइए, अलैदगी के बाद जो है फिर किस तरह बच्चों की अपब्रिंगिंग करनी चाहिए, उनकी किस तरह परवरिश करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को तो दोनों की ज़रूरत होती है, दोनों पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, सिर्फ एक की ज़रूरत नहीं होती है। तो फिर अब एक ने ही उसकी करनी, या तो माँ ने या फिर बाप ने, जिसके पास भी कस्टडी चली जाती है, तो फिर किस तरह परवरिश करें? अब देखें, लीगली हम देखें कोर्ट ने काफ़ी नोटिस इस तरह से दिए, कुछ डेज अगर वो मदर के पास रह रहे, कुछ डेज वो फादर के पास भी रह सकता है। अब जिस पेरेंट के पास वो रह रहा है, उस पेरेंट को चाहिए वो अपने उन डेज पे फोकस करे जिन दिनों बच्चा उसके पास है, बजाय बच्चे के साथ ये डिस्कस करने के कि तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ किस तरह रहता है या तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ किस तरह से रहती है। आप उसके माइंड में खुद नेगेटिविटी जो है वो इंडल्ज करें। सबसे इंपॉर्टेंट ये, जो दिन बच्चा आपके पास रह रहा है, आप उस टाइम पे बच्चे को अच्छा टाइम दें। देखिए, टाइम मैटर नहीं करता, क्वालिटी टाइम मैटर करता है। मतलब आप उसको अच्छा टाइम नहीं बना रहे, आप उसको और स्ट्रेसफुल बना रहे हैं। एग्जैक्टली। फिर वो बच्चा बागी हो जाएगा, वो आने की कोशिश ही नहीं करेगा। मैं जब भी मामा या बाबा के घर जाता हूँ वो दूसरे पेरेंट के बारे में, क्योंकि देखें, बच्चा अगर अपनी माँ को आइडियलाइज कर रहा है, वो दूसरी तरफ अपने फादर को भी रोल मॉडल मान रहा है। अब यही इनमें से एक इंसान दूसरे के ही अगेंस्ट बोल रहा है, वो इस तरह से बच्चे दोनों के खिलाफ हो जाते हैं। इवन क्या होता है, बच्चे अगर दोनों पेरेंट्स इस तरह से कर रहे हैं, बच्चे भाग भी जाते हैं घरों से, बच्चे अपने आप को बिल्कुल दूर कर लेते हैं, या सिर्फ उन्हें एक नाम चाहिए, वो नाम ले रहे हैं, लेकिन अपने उनके अंदर इतनी पर्सनैलिटी इशूज़ आ जाते हैं। समटाइम्स बच्चे इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर प्रॉपरली आप उन्हें एक्सेप्टेंस के साथ लेकर चल रहे हो तो बहुत से सिंगल पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चे बहुत अच्छा सर्वाइव भी कर रहे हैं। उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी है और वो अपनी उस साइकोलॉजिकल वेलबींग को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप उनकी, ठीक है, आप सिंगल पेरेंट हैं लेकिन समहाउ आप उसको टाइम दे रहे हैं। अगर आप उसको अच्छा क्वालिटी टाइम देंगे, कितना टाइम देना देखिए, ये जरूरी नहीं है कि एक टाइम लिमिट हो। आप अगर दिन में कुछ स्पेसिफिक हिस्सा भी दे रहे हैं, उस टाइम में आप उसके साथ एक अच्छी डिस्कशन करें, ना कि देखिए उसकी जो बेसिक ज़रूरियात हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स, फिजिकल नीड्स तो आप किसी ना किसी तरह से पूरी कर देते हैं, लेकिन उसकी जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं कि वो आपसे शेयरिंग करना चाह रहा है, आप उसे टाइम दे रहे हैं, उस टाइम में आप उसकी सिर्फ वैसे ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, आप उसके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, उसको क्या फ़ायदा? वो यही कहेगा कि मेरी चीज़ें तो पूरी हो रही हैं। क्योंकि हमारे पेरेंट्स का ये होता है ना कि हम उसके कपड़े, जूते और बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी कर रहे हैं, तो शायद ये चीज़ें इनफ हैं। लेकिन ये इनफ नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं, बहुत सी बच्चियाँ ऐसी हैं जो अपनी वालिदा को अपनी बेस्ट फ्रेंड कंसीडर करती हैं, उनसे शेयर करती हैं, बहुत सी बच्चियाँ इसी तरह फादर के साथ। तो ये अटैचमेंट है, अगर आप अपनी इस अटैचमेंट को खुद से डी अटैचमेंट में चेंज करेंगे ना, तो वो बच्चों के अंदर क्या, उनके पेरेंट्स के अंदर भी साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं। फिर पेरेंट्स क्या समझते हैं, मैं तो इस बच्चे को अलहदा पाल रही हूँ, इतना कुछ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे समझ नहीं रहा, क्योंकि आपने उसे वो मौका ही नहीं दिया। जब आपने उसको वो टाइम ही नहीं दिया तो वो कैसे आपको अंडरस्टैंड करे? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेशक सिंगल पेरेंट हो या काम भी करते हो, क्योंकि काम भी करना है उन्होंने, फिर ही घर चलेगा, लेकिन फिर भी बच्चों को आपने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना है, क्वालिटी टाइम देना है। सिर्फ ये नहीं कि आप बैठे हुए हैं उनके साथ, नहीं, क्वालिटी टाइम देना है। दूसरा मुझे बताइए, क्या सिंगल पेरेंट की ये तरजीहात में शामिल होना चाहिए कि अगर अलैदगी के बाद वो दूसरी शादी कर लें ताकि बच्चे को जो एक फैमिली का माहौल मिल सके? अब देखें, इसमें भी आप ये देखें कि आपका बच्चा उस फैमिली में एडजस्ट हो सकेगा। आप प्रॉपरली उसको पहले मिलवाएं, ठीक है? आप अगर कहीं उसको अपनी शादी करना चाह रहे हैं, आप ये देखें बच्चे की जो प्रॉपर नीड्स हैं, आप अगर कहीं भी शादी करती हैं, आपकी फैमिली में वो एडजस्ट हो सकेगा। ऑब्वियसली बच्चे को भी एक प्रॉपर फैमिली की ज़रूरत होती है, ठीक है ना? तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप बच्चे को एक्सेप्टेंस में लेकर आएँ। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, प्यार मोहब्बत में शादी कर ली, लेकिन उसके बाद लड़ाई झगड़े होते हैं, हम बच्चों को छोड़ देते हैं, बच्चों को इग्नोर कर देते हैं। ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद भी पेरेंट्स कहते हैं नहीं जी, मेरी ज़िंदगी है, मैंने गुजारनी है। भाई, वो भी तो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, आपने उसको भी साथ लेकर चलना है। अगर आपका बच्चा उस फैमिली में एडजस्ट कर पा रहा है तो आप उसको भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन
लेकिन अगर नहीं कर पा रहा, आप एटलीस्ट उसको इतना टाइम दें अपने बच्चे को कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि बच्चों के अंदर जब तक एक्सेप्टेंस नहीं ना आएगी वो कभी भी मूव ऑन नहीं कर सकते हैं। और समटाइम्स क्या होता है, देखें पेरेंट्स, अब इसी तरह रिसेंट एक स्टोरी थी, फादर ने डिसीजन लिया मैंने दूसरी शादी करनी है, अब बच्चे के माइंड पे वो इतना इफेक्ट हुआ उसने अपने बाप से बात करना तक छोड़ दिया। अब देखें एक्सेप्टेंस, आप प्रोफेशनल हेल्प लें, आपने अगर एक चीज़ करनी है प्रोफेशनली काउंसलर मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। पर हमें प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, कोई ऐसे सिम्टम्स हो या कोई ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाए जहाँ पे हमें पता चल जाए कि अब हमें डॉक्टर की ज़रूरत है। अब देखें आपकी रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, आप डेली रूटीन में इतना डिस्टर्ब हैं कि आप अपनी एक्टिविटीज़ को कर नहीं पा रहे हैं। आपके अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप इस हद तक डिस्टर्ब हो गए हैं कि वो आपको देखना ही नहीं चाह रहा, आपसे बात नहीं करना चाह रहा, और आपको ये सिग्नल मिल रहा है, वो गुस्सा कर रहा है, वो हर छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन शो कर रहा है, जिद शो कर रहा है, ये छोटे छोटे टेंट्रम्स जो वो आपको शो कर रहा है, वो इंडिकेशंस हैं कि आप उसकी बात को देखें। अगर आप उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, आपको किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत है, आप काउंसलर के पास लेकर जाएं। फर्स्ट अगर वो प्रॉपर रैपर बिल्ड करता है उस बच्चे के साथ तो वो उस चीज़ को परस्यू करता है और हेल्प करता है, और विद द टाइम बीइंग इन चीज़ों पर काम करके हम बच्चों में एक्सेप्टेंस ले आते हैं। अच्छा। और इस चीज़ में बड़ा हेल्प भी करती है ये चीज़।